आइए बच्चों, क्लास 12th में फिजिक्स में पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इसमें सर्वप्रथम हम वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज इसे समझेंगे। वैद्युत आवेश से संबंधित कुछ हमारे डेली लाइफ में घटनाएं होती हैं, जैसे आसमान में बिजली का कड़कना, धूल के कण आपस में घर्षण द्वारा चार्ज हो जाते हैं और उनके टकराने पर चिंगारी उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त हमने देखा है रात में यदि हम ऊनी वस्त्र पर जोर से घर्षण उत्पन्न करें तो चिंगारी उत्पन्न होती है। ये किसका उदाहरण है? वैद्युत आवेश का। तो इसकी जो खोज है वो सर्वप्रथम ग्रीक के दार्शनिक थे थेल्स। ग्रीक के दार्शनिक थे थेल्स। उन्होंने अंबर नामक एक मटेरियल होता है, अंबर को सपोज कीजिए ये ऊन है, ये अंबर है, तो अंबर को ऊन से रगड़ा था और फिर अंबर में, इस मटेरियल में छोटे छोटे कागज के टुकड़े तिनके, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया था। तो उन्होंने ये घटना, आज से लगभग 2500 वर्ष पुरानी बात है, उस समय थेल्स ने इस घटना को देखा। बाद में समय बीतता गया और फिर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट, इन्होंने घर्षण द्वारा अन्य पदार्थों में भी इस घटना को देखा। जैसे कांच की छड़ लें हम, गिलास की, और रेशम का कपड़ा हो, उस रेशम के कपड़े से हम कांच की छड़ को यदि रगड़ें तो कांच की छड़ पर आवेश आ जाता है। और अन्य पदार्थों में भी ये घटना पाई गई। खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को फेंकने से पहले अपने कपड़े से रगड़ते हैं कि अच्छे से पकड़ सकें, तो बॉल पर भी आवेश आ जाता है। वैद्युत आवेश की खोज हमारे आज के युग में अति महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इस वैद्युत आवेश की उत्पत्ति से ही जो आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की रोशनी में रह रहे हैं, बिजली का अन्य कार्यों में भी उपयोग कर रहे हैं, उसका मूल जो जनक है, देने वाला इसको, वह थेल्स है। खैर, समझते हैं, इसको डिफाइन करना चाहेंगे वैद्युत आवेश को। वैद्युत आवेश की जो डेफिनेशन है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हमको उसकी परिभाषा पता होना चाहिए। किसी कण या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु दूसरे कण पर वैद्युत बल लगाती है। किसी कण या वस्तु में वह गुण जिसके कारण वस्तु अन्य कण पर वैद्युत बल लगाती है, उस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश को प्रदर्शित किससे करेंगे? Q से। परिभाषा इसकी हो जाएगी, किसी कण या वस्तु पर वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अन्य वस्तु पर वैद्युत बल लगाती है, उसे का मतलब उस गुण को, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। इसके बाद बात आती है इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ दिए जाए वैद्युत आवेश की, क्या क्या हो सकते हैं। तो नंबर 1,
आसमान में बिजली का चमकना या कड़कना। दूसरा एग्जाम्पल, हमने देखा है कि कपड़े को अगर जोर से हम रगड़ दें तो उस पर चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी। कपड़े पर घर्षण करने पर चिंगारी उत्पन्न होना। अन्य एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। इस पेन को यदि मैं सिर से रगड़ूं या कपड़े से रगड़ूं तो ये पेन भी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगता है। इस खींचने के गुण को ही इसके क्या कहेंगे हम, वैद्युतावेश कहेंगे। एक प्रश्न उठता है छोटा सा यहाँ। एक बच्चे ने पूछा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं, इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी क्यों पड़ा? तो चूंकि वैद्युतावेश की खोज थेल्स ने की थी, वो ग्रीक के थे, तो उस खोज में दो पदार्थ, दो मटेरियल यूज किए गए थे, एक अंबर और एक ऊन। तो अंबर को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और घर्षण के द्वारा पदार्थ में जो हल्की वस्तुओं को खींचने का गुण आ गया, उस गुण के लिए क्या कहा गया, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का नाम दूसरी लैंग्वेज में क्या है? अंबर है। ठीक, इसे मिटाते हैं। वैद्युतावेश का जो संकेत होगा वो Q होगा। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शन के बाद अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक कूलाम, इसे C भी लिख देते हैं, होता है। यह MKS पद्धति में मात्रक है। छोटी पद्धति होती है CGS, जिन पार्टिकल्स पर थोड़ा आवेश होगा, स्मॉल चार्ज होगा। CGS में से लिखते हैं ESU। एक बच्चे ने प्रश्न किया कि ESU की फुल फॉर्म बताओ, तो ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बच्चे ने पूछा कि कूलाम बड़ा मात्रक है, ESU छोटा है, तो इनमें कोई रिलेशन भी होगा? हमने कहा हाँ होगा। क्या रिलेशन होगा? एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। ये इनका रिलेशन है। इसके बाद हम पढ़ना चाहेंगे वैद्युतावेश के प्रकार। तो एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर आवेश को दो भागों में बांटा। आवेश के प्रकार। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विभिन्न प्रयोग किए। प्रयोग नंबर 1, पहला एग्जाम्पल, इन्होंने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो कांच की छड़ पॉजिटिव हो गई। कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा
तो कांच की छड़ पॉजिटिव हो गई। और आबनूस की छड़, आबनूस एक लकड़ी होती है जैसे जंगल में सागौन, आबनूस की जो स्टिक थी उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा तो आबनूस की छड़ नेगेटिव हो गई। पता कैसे लगा? कांच की छड़ और आबनूस की छड़ दोनों को लटकाया गया धागे में बांधकर, तो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गई। तो यहीं पर आवेश का वर्गीकरण और उनके बीच लगने वाले बल को वर्गीकृत किया कि विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और एक से आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आवेश के प्रकार कितने प्रकार का है? 2। और इसके प्रयोग के जो एग्जाम्पल हैं, पहले प्रकार लिखते हैं हम नंबर 1, धनात्मक आवेश। नंबर 2, ऋणात्मक आवेश। अब इनके एक्सपेरिमेंट जो है वो देखिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ना। तो कांच की छड़ कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। नंबर 2, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ना, ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। यदि इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो ये आकर्षित करेंगी। इन प्रक्रियाओं के द्वारा जो हम कह रहे हैं कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ें तो वो उस पर चार्ज आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में ये बताया गया कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिस पर इलेक्ट्रॉन निकले पे जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर आवेश की उत्पत्ति हुई है और ये आवेश हमारा कहलाता है घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश। बाद में हम आवेश देने की 2 प्रक्रियाएं और पढ़ेंगे, चालन द्वारा दिया गया आवेश और प्रेरण द्वारा दिया गया आवेश। एक चालन विधि द्वारा आवेश स्थानांतरित होता है और एक प्रेरण द्वारा आवेश स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित का तात्पर्य है एक जगह से दूसरी जगह जाना। यदि हम बैटरी की खूंटी जो टर्मिनल होता है उससे एक तार जोड़कर दूसरे स्थान पर लगा दें तो उस तार में जो आवेश जाएगा वो चालन विधि द्वारा जाएगा। तो उन विधियों को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं आवेश का संरक्षण। तो जैसा कि अभी बताया हमने कि घर्षण विधि द्वारा एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये वस्तु है हमारी A और ये है B। तो जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में हम रगड़ेंगे तो A वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला और B पर चला गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे। यदि 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इस पर -2 और इस पर +2। तो जितने इलेक्ट्रॉन इससे इस पर जाएंगे उतने इस पर कम हो जाएंगे, इस पर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही रहेगी, एक से जितने कम होंगे दूसरी पर उतने अधिक होंगे। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी रहेगी तो आवेश लेकर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए आवेश की मात्रा भी उतनी ही रहेगी। इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण। यदि 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए तो 2 इस पर आ गए होंगे, तो आवेश तो उतना ही रहा।
चाहे इधर था या उधर है, यही कहलाएगा आवेश का संरक्षण। तो घर्षण विधि में आवेश का क्या हो रहा है? संरक्षण। मूल आवेश, इसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। ये क्या है? किसी कण पर वह कम से कम या न्यूनतम आवेश, किसी कण पर न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। और इस न्यूनतम आवेश को कितना माना गया है? ई से लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माना गया है। तो डेफिनेशन क्या होगी? किसी कण पर न्यूनतम आवेश, न्यूनतम से न्यूनतम, मिनिमम, जितना कम से कम हो सकता है, किसी कण पर न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मूल आवेश के बाद हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण, या इसी को कहते हैं आवेश की परमाणुकता। आवेश की परमाणुकता, इसमें यह बताया गया है कि किसी कण पर या किसी वस्तु पर जो चार्ज होता है वो E के पूर्ण गुणांक में होता है। या तो उस पर आवेश E होगा, या 2E होगा, या 3E होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2.5E हो, 3.5E हो। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन को और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी पे जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज या तो पूरा ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो चार्ज 2 ही होगा। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। डेफिनेशन क्या होगी? ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। किसी कण पर आवेश E के पूर्ण गुणांक में होता है। किसी कण पर आवेश E के पूर्ण गुणांक में होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे आवेश या तो E के बराबर होगा, या 2E होगा, या 3E होगा, डॉट डॉट। जनरल रूप में यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन जाए तो कितना आवेश होगा? तो हो जाएगा Q बराबर NE। इस फॉर्मूले पर हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे। अब बच्चों पढ़ने जा रहे हैं हम कूलाम का नियम। देखते हैं
1785 ईस्वी में, ये फ्रांस के थे कूलाम। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल से संबंधित नियम दिया। क्या कहा इन्होंने, एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। एक हमारा आवेश है Q, दूसरा आवेश है, ये Q1 है, ये Q2 है। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वह है स्मॉल r। तो जैसे एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अपनी ओर आकर्षित करती है यदि उनके अपोजिट पोल हों, वैसे ही दोनों आवेश भी अगर अपोजिट है, प्लस माइनस के हैं, तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और एक से है समान है तो प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, हमने मान लिया एक इनमें प्लस एक माइनस, तो ये इस चार्ज को वो खींच रहा है, उस चार्ज को ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, फोर्स हो गया F। तो इन्होंने क्या कहा कूलाम ने कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। संबंध नंबर 1। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये संबंध नंबर 2। इन्हीं दोनों रिलेशन को हम कथन में लिखेंगे। क्या कहा गया, किसी माध्यम में रखे वैद्युत आवेशों के बीच वैद्युत बल उनके परिमाणों का मतलब है आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका भौतिक तात्पर्य क्या है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का? इसका अर्थ है कि आवेशों की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और इसका क्या तात्पर्य है कि दूरी अगर घटेगी, इन्हें पास पास लाएंगे तो बल बढ़ेगा। व्युत्क्रम का अर्थ है उल्टा प्रभाव डाले, ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो चार्ज अगर पास पास होंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, दूर हटेंगे तो फोर्स कम लगेगा। ये मैथमेटिकल स्टेप को हम संयुक्त कर रहे हैं। दोनों संबंधों को संयुक्त करने पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इंटू 1/r²। इधर से F आया, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो F इक्वल टू, यहाँ से कांस्टेंट निकलेगा स्मॉल k Q1 Q2/r², यहाँ k प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जहाँ k नियतांक है। इस कांस्टेंट को कितने के स्थान पर रखा गया है, किस राशि के बराबर माना गया है? जहाँ स्मॉल k को हमने लिखा है 1/4πε0 की जगह पर, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस कांस्टेंट की ये वैल्यू दी गई है। यहाँ 4 को जानते हैं, पाई भी जानते हैं, ये अक्षर नया आया है
आगे से समझेंगे। इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, या कुछ लोग पढ़ते हैं जीरो। और ये किसके लिए आया है? जैसे m द्रव्यमान के लिए है, ऐसे ये किस राशि के लिए है? तो ये होता है विद्युतशीलता के लिए, निर्वात की विद्युतशीलता। तो इतना हमने आज पढ़ा, बाकी नेक्स्ट कार्य अगली वीडियो में लिखेंगे। इसमें एक बात बता रहे हैं कि ये वैद्युत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, इसलिए इस बल को केंद्रीय बल भी कहते हैं। आज का काम इतना ही, धन्यवाद।